हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस आर्टकॉम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर करेंगे और फर्स्ट वीडियो में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किया गया था। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। देखिए, सेकंड वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यह है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांतों को समझाइए। यानी रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है ये क्या होता है उसको आप समझाइए। देखिए, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार रोजगार तथा आय का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है। यानी परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आय और रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है? अब पूर्ण रोजगार उसको कहते हैं जिसमें लोगों को अपने इच्छा के अनुसार रोजगार मिल जाता है और उसको प्रचलित मजदूरी दी जाती है, उसको कहते हैं पूर्ण रोजगार। और परंपरावादी सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो सकता है, उसका किया जा सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं परंपरावादी सिद्धांत। अब ये देखिए कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। किसने किया था? रोजगार के परंपरावादी मतलब सिद्धांत का मतलब प्रतिपादन किसने किया था? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार आसानी से काम मिल जाता है। दूसरे शब्दों में मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति, कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखते हैं, जो व्यक्ति जो काम करने के लायक हैं, क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उसी के अनुसार मतलब उसको काम मिल जाता है और उसको क्या दी जाती है? प्रचलित मजदूरी जाती है। यानी मार्केट के हिसाब से उसको एक तरह से जो बाजार में जो मजदूरी है, वो काम करने का जो मजदूरी है, वो मजदूरी दी जाती है। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रचलित मजदूरी दर पर अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। यानी प्रचलित मजदूरी दर पर जो होता है, प्रचलित मजदूरी दर पर अर्थव्यवस्था में सदैव यानी हमेशा क्या होता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए दी गई मजदूरी दर पर बेरोजगारी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। किस सिद्धांत के अनुसार? यानी परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। रोजगार की परंपरावादी सिद्धांत को बनाने में डेविड रिकार्डो, पीगू, मार्शल आदि वेस्टे अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत में जेबी से रोजगार का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो उसको बनाने में, परंपरावादी सिद्धांत को बनाने में, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत को बनाने में कौन कौन? डेविड रिकार्डो और पीगू और मार्शल आदि वेस्टी अर्थशास्त्रियों, यानी वेस्टी समष्टि अर्थशास्त्री नहीं है लोग, वेस्टी अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए है। ठीक है, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत में जेबी से का रोजगार सिद्धांत बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। इस तरह से क्या पढ़े हम? मतलब एक तरह से रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़े। अब आगे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संक्षेप में मतलब एक छोटा सा रूप में समझाइए कि अनैच्छिक बेरोजगार किसको कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगार यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेरोजगार किसको कहते हैं? देखिए, अनैच्छिक बेरोजगार इसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। बेरोजगार कौन हो सकता है? व्यक्ति, यानी अनैच्छिक बेरोजगार जो व्यक्ति हैं, बेरोजगार किसको कहते हैं? व्यक्ति को ही कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन यानी मतलब जो मजदूरी है, जो प्रचलित मजदूरी है, उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बेचारे को काम ही नहीं मिलता, उसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगार यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। लेकिन मतलब उसको काम नहीं मिलता है, लेकिन उसको प्रचलित मजदूरी के हिसाब से वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ कह रहा है कि यदि दी गई मजदूरी दर या प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आसानी से कार्य नहीं मिलता है तो इस समस्या को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, ज्यादा दिमाग, ज्यादा लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। एक अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब कारण भी हो सकते हैं ना, ऐसे अगर उसको काम करने का इच्छा है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, मतलब जो मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी है, वो उसके अनुसार वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मजदूरी नहीं मिल रहा है, यानी एक तरह से काम नहीं मिल रहा, ये भी इसका तो कारण है ना। काम जो नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। देखिए, सबसे पहला कारण है अर्थव्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो सकती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारा जनसंख्या का भार हो सकता है। जनसंख्या विस्फोट की किसको कहते हैं? जनसंख्या का अधिक होना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो सकती है, मतलब ज्यादा जनसंख्या होगा तो बेरोजगार अपने आप फैलेगा। बेरोजगार क्यों फैलेगा? क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगा तो रोजगार कहाँ से दे पाएगा? इतना रोजगार अपने आप ही, मतलब बेरोजगार अपने आप ही फैलेगा। ज्यादा जनसंख्या होगा तो ज्यादा जनसंख्या ही फैलना, यानी ज्यादा जनसंख्या होना ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी
अर्थव्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के कारण भी ऐसा हो सकता है कि मतलब लोग मतलब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको काम नहीं मिल सकता। किस अवस्था पर, किस स्थिति पर? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है एक तरह से खाद्यान्न हो गए, एक तरह से कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खाद्यान्न जो भी है प्राकृतिक संसाधन है, यानी एक तरह से भूमि, ये क्या है, एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं, उसकी कमी के कारण, इसमें भी कमी के कारण क्या हो सकता है कि व्यक्ति को अपने इच्छानुसार रोजगार नहीं मिल सकता है। और तीसरा कारण है कि पिछड़ी हुई उत्पादन तकनीक, यानी उत्पादन तकनीक जो है मतलब हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है, एक तरह से टेक्नोलॉजी अगर पीछे रहेगा, उत्पादन तकनीक अगर पीछे रहेगा तो एक तरह से वहाँ भी क्या आ जाएगी कि रोजगार नहीं मिलेगा, यानी व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा, उसको मतलब एक तरह से प्रचलित मजदूरी के आधार पर उसको रोजगार नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, हो सकता है। ठीक है, आधारिक संरचना की कमी, यानी आधारिक संरचना, यानी आधारिक संरचना किसको कहते हैं? जैसे कि उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया, रोड साइड हो गया, रोड हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब के मतलब कमी के कारण, आधारिक संरचना की कमी के कारण भी क्या हो सकता है कि इच्छुक बेरोजगार को, इच्छुक व्यक्ति को मतलब अपना कार्य आसानी से नहीं मिल सकता, यानी जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो काम करने के लिए चाहते हैं, उसको काम नहीं मिल सकता, यानी एक तरह से बेरोजगार हो सकता है, यानी अनैच्छिक बेरोजगार की संख्या ज़्यादा हो सकती है, अनैच्छिक बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ सकती है। किसके कारण? ये तीनों, ये चार फैक्ट्स हैं, चार कारण हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करके मैंने बता दिया। संक्षेप में अनैच्छिक बेरोजगार को समझाइए, तो ये संक्षेप में आपका अनैच्छिक बेरोजगार का क्या हो गया, एक तरह से छोटा सा नोट हो गया। इस तरह से अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है, नोट बनाते हुए अभी ही जाना है। चलिए, हो गया इस तरह क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि सामूहिक मांग का अर्थ लिखिए। सामूहिक मांग का अर्थ, यानी सामूहिक मांग का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको लिखिए आप। देखिए, दी गई अवधि का मतलब समझते हैं? अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 साल, यानी 1 साल के अंतर्गत ये भी क्या है, मान चलिए अगर कोई टाइम दिए, यानी आपको दे रहे हैं 10 दिन का अवधि दे रहे हैं, ठीक है, यानी मतलब 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसको कहते हैं मतलब कोई काम करने के लिए किसी को मतलब 1 साल की अवधि दी जाती है, मतलब टाइम दी जाती है, 1 साल के अंतर्गत ये काम को पूरा करना चाहिए। यानी सामूहिक मांग का अर्थ, यानी दी गई अवधि, यानी दी गई टाइम पीरियड में एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग के योग को या कुल मांग या सामूहिक मांग कहते हैं। यानी योग को क्या कहते हैं, कुल मांग या सामूहिक मांग कहते हैं। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी टाइम पीरियड में, मान चलिए एक ही साल के अंतर्गत किसी भी एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सभी सेवा, जितने भी वस्तु का डिमांड किया जा रहा है, जितने भी सर्विस का डिमांड किया जा रहा है, वो सारे के सारे एडिशन को योगफल को क्या कहेंगे, कुल मांग कहेंगे या फिर सामूहिक मांग कहेंगे। सामूहिक मांग का एक और नाम आ गया, क्या है, कुल मांग। तो इसलिए आप लोगों को नोट अभी से ही बनाते हुए जाना है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए कि सामूहिक मांग को मतलब कुल मांग भी कहा जाता है, क्योंकि मांग के योग को क्या कहते हैं, कुल मांग या सामूहिक मांग, मतलब 2 नाम आ गया इसका। सामूहिक मांग का एक तरह से 2 नाम कह सकते हैं आप, कुल मांग भी कह सकते हैं और सामूहिक मांग को कुल मांग भी कह सकते हैं, या फिर कुल मांग को सामूहिक मांग कह सकते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग उपभोग तथा निवेश के लिए की जाती है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग जो डिमांड की जाती है, क्यों, मतलब उपभोग के लिए किए जाते हैं, मतलब उपयोग। उपभोग का मतलब क्या होता है, उपयोग। उपभोग करता मतलब जो होता है उपभोक्ता, किसको कहते हैं, कंज्यूमर। उपभोक्ता किसको कहते हैं, कंज्यूमर को। यानी उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग करता है, वस्तु का उपभोग करता है। उपभोग का एक मतलब समझते हैं उपयोग करता है, यानी सिमिलर वर्ड समझ सकते हैं आप। उपभोग का मतलब क्या हो सकता है, क्या होगा, उपयोग करना। यानी वस्तु का जो डिमांड किया जा रहा है अर्थव्यवस्था में, उसकी जो मांग किया जा रहा है, क्या करने के लिए, उपभोग करने के लिए तथा निवेश करने के लिए किया जाता है। मतलब उपभोग मतलब अपने इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, या फिर निवेश करने के लिए, यानी अब एक तरह से बिजनेस में लाने के लिए, बिजनेस फैलाने के लिए वस्तु का डिमांड किया जाता है, वस्तु की मांग की जाती है। किसमें, अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार वस्तुओं की उपभोग के लिए मांग तथा निवेश के लिए मांग के योग को भी सामूहिक मांग कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। संक्षेप में सामूहिक मांग बराबर, अब एक तरह से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। संक्षेप में आप सामूहिक मांग को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, उपभोग प्लस निवेश। यानी यहाँ क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग उपभोग तथा निवेश के लिए की जाती है। अगर उपभोग और निवेश को आप जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे उसको, अगर योगफल जो निकलेगा उसी को क्या कहेंगे, संक्षेप में सामूहिक मांग कहेंगे। ठीक है, सामूहिक मांग के संघटकों को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब क्या क्या प्रकार है इसका, संघटक क्या क्या है, देखिए 4 संघटक हैं। पहला संघटक है कि निजी अंतिम उपभोग हुए, ये भी क्या है, सामूहिक मांग का एक तरह से संघटक है। दूसरा जो है पॉइंट है वो ये है कि सार्वजनिक अंतिम उपभोग हुए, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और लास्ट है आपका शुद्ध निर्यात। ये सब क्या है, सामूहिक मांग के संघटक है।
कितने प्रकार है, 4 संगठक के प्रकार है। इस टाइप से आप 4 प्रकार लिख सकते हैं, यानी सामूहिक मांग के संगठकों को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से 4 पॉइंट में आप उसको बना करके लिख सकते हैं। क्या पढ़े इस क्वेश्चन में कि सामूहिक मांग का अर्थ लिखिए। सामूहिक मांग किसको कहते हैं? उपभोग और वे निवेश के योग को क्या कहेंगे? सामूहिक मांग कहेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उपभोग और निवेश को योगफल कर देंगे, दोनों का अगर उसका योगफल निकालेंगे एडिशन करके, जो उसका जो योगफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को कहेंगे सामूहिक मांग कहेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोग तथा निवेश की जाने वाली उपभोग तथा यानी वस्तुओं की मांग, उपभोग तथा वस्तुओं की मांग जो होती है उपभोग के लिए और निवेश के लिए, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? सामूहिक मांग निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वे कारक लिखिए जिन पर किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है। अब किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है, सबसे पहला समझिए कि किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या होता है। अब जो किन्स है ना, किन्स एक छोटा सा टाइटल है और इनका जो ये सिद्धांत जीती यानी रोजगार जो सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे? किन्स साहब ने दिए थे। लेकिन रोजगार सिद्धांत कौन दिए थे? किन्स साहब ने। किन्स साहब का पूरा नाम जो है जॉन मेनार्ड किन्स, इनका जो पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। और इस सिद्धांत का जो यानी इसका जो सिद्धांत है रोजगार का सिद्धांत, जॉन मेनार्ड के किन्स का रोजगार का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है? मंदी से संबंधित है। यानी अर्थव्यवस्था में 1929 में मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, उसी से रिलेटेड है। यानी किन्स का रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्थिक मतलब एक तरह से मंदी की स्थिति में रोजगार से संबंधित है। यानी जॉन मेनार्ड किन्स का रोजगार सिद्धांत मंदी की स्थिति में रोजगार से संबंधित है। और जॉन मेनार्ड किन्स ने अपने रोजगार के सिद्धांत को एक पुस्तक में लिखा है। उसका पुस्तक एक फेमस पुस्तक है, आप उसका पुस्तक का नाम भी सुने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करवाएं इस पर। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका यानी किन्स साहब का जो एक बुक है, यानी जॉन मेनार्ड किन्स साहब का एक बुक है जिसका नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी में मतलब रोजगार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किन्स साहब ने। ठीक है, और ये सिद्धांत का, इस सिद्धांत के अनुसार रोजगार का सिद्धांत क्या है? मतलब इस सिद्धांत का मतलब एक तरह से जॉन मेनार्ड किन्स का रोजगार सिद्धांत मंदी की स्थिति में रोजगार से संबंधित है। मंदी की स्थिति में मतलब जब आर्थिक मंदी चल रही हो तो उस टाइम रोजगार क्या होता है, रोजगार का स्थिति क्या है, नहीं है, उसी को मतलब रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है किन्स का रोजगार सिद्धांत। अब देखिए कि किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। रोजगार सिद्धांत क्या है वो समझ लिए। अब उसके क्या क्या कारक है, क्या क्या फैक्टर है, किस पर निर्भर करता है। पहला जो है अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर सामूहिक मांग के स्तर पर निर्भर होता है। सामूहिक मांग का स्तर जितना ऊंचा होता है आय एवं रोजगार का स्तर भी उतना अधिक होता है। इसके विपरीत सामूहिक मांग का स्तर जितना नीचा होने पर आय एवं रोजगार का स्तर भी नीचा हो जाता है। यानी एक तरह से डायरेक्टली मतलब संबंध है। अगर मतलब सामूहिक मांग का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मतलब क्या होगा कि आय और रोजगार का मान भी ऊंचा होगा। यानी आय एवं रोजगार का स्तर भी उतना ही अधिक होता है जितना सामूहिक मांग का स्तर ऊंचा होता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तरह से जितना सामूहिक मांग बढ़ेगा उतना ही मतलब क्या बढ़ेगा? रोजगार और आय का मतलब एक तरह से रोजगार और आय का स्तर बढ़ेगा। ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा आपको दूसरा जो पॉइंट है, अर्थव्यवस्था आय एवं रोजगार के स्तर को उपभोग का स्तर बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था आय एवं रोजगार के स्तर को, अर्थव्यवस्था आय और रोजगार के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उपभोग का स्तर को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के उपभोग का स्तर आय के स्तर व उपभोग के प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। अर्थव्यवस्था के उपभोग का स्तर, अर्थव्यवस्था के उपभोग का स्तर, यहाँ एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक तरह से कॉमा होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के उपभोग का स्तर आय के स्तर व उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस तरह से 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट में हम क्या क्या कारक पढ़े, किस कारक के बारे में पढ़े, किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर करता है। तो ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट में जितने भी कारक बताए गए हैं उसी पर निर्भर करता है किन्स का रोजगार सिद्धांत, यानी जॉन मेनार्ड किन्स का रोजगार सिद्धांत। जॉन मेनार्ड किन्स कहाँ के थे ये बात भी जान लीजिए, ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? अर्थशास्त्री इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के थे। इस तरह से 9वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुछ व्यष्टि आर्थिक चरों का उदाहरण दीजिए। व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए करा। ठीक है, व्यष्टि आर्थिक चर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक चरों से होता है। ये मैंने पहले भी बताया, गला फार के आप लोगों को पढ़ाया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत का मतलब अध्ययन किया जाता है, किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है, किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि में क्या होता है कि व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े मतलब क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक चरों में होता है। कुछ व्यष्टि
आर्थिक चरों का उदाहरण निम्नलिखित है। व्यष्टि आर्थिक चर, अब आर्थिक चर है, देखिए पहला चर जो है संसाधनों का आवंटन, दूसरा जो है उपभोक्ता व्यवहार एवं उपभोक्ता संतुलन, तीसरा है वस्तु की मांग। क्या है तीसरा? वस्तु की मांग। चौथा है वस्तु की मांग का लोच, वस्तु की मांग का लोच। अब एक नया वर्ड आ गया, वो लोच। लोच क्या होता है? देखिए लोच का अर्थ है एक आर्थिक चर को बदलने पर दूसरा आर्थिक चर कितना बदलता है, इसी को कहते हैं लोच। मतलब अगर कहते हैं कि मांग यानी एक तरह से आय में अगर कितना आय में परिवर्तन कर दिए तो रोजगार में कितना परिवर्तन होगा, अगर रोजगार बढ़ा दिए तो आय में कितना परिवर्तन होगा, या फिर आय अगर बढ़ा दिए तो रोजगार में कितना परिवर्तन होगा, इसी को मतलब एक तरह से क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। लोच का मतलब क्या होता है? लोच का मतलब होता है आर्थिक चर को बदलने पर, जैसे कि आर्थिक चर हो गया आय, उसको अगर बदलने पर दूसरा आर्थिक चर जैसे कि रोजगार कितना बदलता है, यानी एक चर को बदलने पर दूसरा चर कितना बदलता है, इसी को बताने के लिए एक स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अर्थव्यवस्था में, उसी को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। ठीक है, लेकिन चौथा पॉइंट क्या है आपका? वस्तु की मांग की लोच, वस्तु की आपूर्ति। छठा पॉइंट आपका उत्पादक व्यवहार एवं उत्पादक संतुलन, उत्पादक व्यवहार एवं उत्पादक संतुलन, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वस्तु की पूर्ति लोच और वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण, ये सारे के सारे कितना पॉइंट पर? 8 पॉइंट पर, यानी व्यष्टि आर्थिक चरों का, व्यष्टि आर्थिक चरों का उदाहरण। ठीक है, कितना पढ़े? 8 पॉइंट में पढ़े। कितना उदाहरण दिया गया? आर्थिक चरों के निम्नलिखित उदाहरण, यानी उदाहरण निम्नलिखित है। कितना? 8 उदाहरण दिया गया है। सारे के सारे नोट बनाइए, नोट बनाते हुए जाइए, सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। और ये मतलब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक तरह से छोटा सा ही चीज़ है, लेकिन अगर याद नहीं रख पाइएगा तो ये फिर बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप लोग मतलब ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो समझने वालों के लिए बहुत छोटा चीज़ है। अगर जिसको समझ में नहीं आए तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कवर हो गया 10वां, आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संरचना की भ्रांति को स्पष्ट कीजिए। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में संरचना की भ्रांति, एक तरह से भ्रम फैला हुआ, भ्रांति फैला हुआ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की जो संरचना है ना, उसमें भी एक तरह से भ्रम फैला हुआ। अब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है इसमें। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में समूह की इकाइयों में बहुत अधिक विषमता हो पाई जाती है। यानी समूह है, कोई भी समूह है, एक समूह हुआ, 2 समूह हुआ, 3 समूह हुआ, सब समूह एक ही थोड़ा ना, उसमें कुछ डिफरेंस होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? विषमता कहेंगे। मतलब इन इकाइयों में बहुत विषमता पाई जाती है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? समूहों का अध्ययन किया जाता है, मतलब समूह का नहीं, समूहों मतलब एक से ज्यादा समूह। ठीक है, यही आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, समूह का नहीं, समूहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस समूहों में क्या होती है? मतलब एक तरह से हर समूह आपस में बराबर नहीं होते हैं किसी भी रूप से। किसी समूह का आय कम होता है तो किसी समूह का रोजगार, किसी समूह में रोजगार ज्यादा होता है तो किसी समूह में आय ज्यादा होता है, तो किसी समूह में आय कम होता है तो किसी समूह में रोजगार कम होता है। उसी को मतलब एक तरह से विषमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विषमता, विभिन्नता पाई जाती है। समूह की इकाइयों की विषमता को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसका जो अध्ययन किया जाता है, मतलब जो उसमें विषमता होती है उसको अनदेखा कर दिया जाता है। इस विषमता के कारण कई भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज को आप इग्नोर कर दीजिएगा ना, वो पीछे की तरफ से एक बहुत बड़ा भ्रांति के रूप में मतलब एक तरह से ये दिमाग में हमेशा बसा हुआ रहेगा। ये चीज को जो इग्नोर किए, ये आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी को कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं? इस विषमता को अनदेखा किया जाता है। इस विषमता के कारण कई भ्रांतियां पैदा हो जाती है, जैसे कि पूंजी वस्तुओं की कीमत गिरने से सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है। यानी पूंजी वस्तु का मतलब समझते हैं, जो मतलब पूंजी का निर्माण करता है। पूंजी वस्तुओं की कीमत गिरने से सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है, लेकिन दूसरी ओर खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमत, जैसे दूसरी ओर खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतें उपभोक्ताओं की कमर तोड़ती रहती है। कमर यानी दूसरी ओर जो है खाद्यान्न की कीमत इतना बढ़ते रहता है कि मतलब एक तरह से उसका कमर तोड़ते रहता है। एक तरह से उसको मतलब बहुत ज़्यादा रुपया लिया जाता है, एक तरह से बहुत एक कम दाम पर नहीं, बहुत ज़्यादा दाम पर उसको मतलब बेचा जाता है। किसको? खाद्यान्न को। लेकिन सरकार आंकड़ों की मदद से सामान्यतः कीमत पर स्तर को घटाने को सरे बटोरती रहती है। सरे का मतलब होता है इसका भी ठेका, मतलब इसका दाम, खाद्यान्न का दाम इतना क्यों है, इतना बढ़ा हुआ क्यों है, इसका श्रेय बोलता है, दूसरे को बटोरते रहता है। ये आपका काम है, ये आपका काम है। ये खाद्यान्न में जो बढ़ोतरी हुई है, इसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुआ है, इसका श्रेय आपको जाता है, इसका जिम्मेदार आप है। श्रेय का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। एक तरह से
सरे का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। एक तरह से क्या कहता है? सरे का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी एक तरह से उसका जिम्मेदार जो मतलब इस आप ही के कारण मतलब ये क्या होता है कि खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होती है। यही बात को सरकार क्या कहता है? सरकार आंकड़ों की मदद से सामान्य कीमत पर यानी सामान्य कीमत स्तर को घटाने का श्रेय किसको बटोरती रहती है, मतलब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए रहता है कि खाद्यान्न का कीमत आप ही की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में संरचना भ्रांति को स्पष्ट करें। संरचना समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है कि इसमें बहुत सारे इकाई है जिसमें बहुत बहुत विभिन्नता होती है, विषमता होती है, और ये विषमता के कारण मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरह से अनदेखी की जाती है, कि मतलब अनदेखा की जाता है, और इस कारण से मतलब इसमें भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती है। इसी को कहते हैं क्या? समष्टि अर्थशास्त्र की संरचना की भ्रांति। और इसको स्पष्ट कर लिए यहाँ 11वां क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, नोट बनाते हुए जाइए। ठीक, 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। इसका क्या महत्व है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं, समष्टि अर्थशास्त्र का आपको पूछा जा रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। क्या इसका यह एक तरह से यूज है, क्या इसका मतलब एक तरह से महत्व है, क्या इसका प्रॉपर्टी है? देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि समष्टि शाखा से आर्थिक भ्रांतियों को सुलझाने में मदद मिलती है। समष्टि शाखा से आर्थिक भ्रांतियों को सुलझाने में मदद मिलती है। आर्थिक भ्रांति किसको कहते हैं? कितना रोजगार है, कितना रोजगार मतलब बेरोजगार लोग हैं, कितने रोजगार लोग हैं, इसी को मतलब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मतलब समष्टि शाखा का मतलब एक तरह से समष्टि शाखा से बहुत मदद मिलती है, यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। यही पॉइंट आपको कह रहा है कि समष्टि शाखा से आर्थिक भ्रांति को सुलझाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि इस शाखा के अध्ययन से आर्थिक उतार चढ़ाव को समझना सरल हो जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन से आर्थिक उतार चढ़ाव कितना होता है, कितना मतलब एक तरह से आर्थिक उतार चढ़ाव किसको कहते हैं? किसी भी देश का जीडीपी अगर बढ़ा तो उसी को आर्थिक उतार चढ़ाव। जिस अगर जीडीपी घट गया तो उसको कहेंगे आर्थिक एक तरह से उतार। यानी आर्थिक उतार चढ़ाव को समझना क्या हो गया है? सरल हो गया, आसान हो गया। किसके मदद से? समष्टि अर्थशास्त्र की मदद से। तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के पूरक के रूप में इसके विकास को समष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के पूरक के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र दो खंड पर है। समष्टि अर्थशास्त्र का दो खंड, पहला व्यष्टि दूसरा समष्टि, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के पूरक के रूप में इसके विकास को समष्टि अर्थशास्त्र का सहायक है। चौथा पॉइंट आपको कह रहा है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण से आर्थिक नियोजन से मदद मिलती है। यानी समष्टि आर्थिक विश्लेषण से आर्थिक नियोजन से क्या मिलती है? मदद मिलती है। और लास्ट पॉइंट आपका कि समष्टि आर्थिक नियोजन के क्रियान्वयन में मदद मिलती है। आर्थिक नियोजन के क्रियान्वयन में क्या मदद मिलती है? आर्थिक नियोजन मतलब क्या होता है कि आर्थिक योजना जो भी नियोजन किया जा रहा है, एक तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? क्रियान्वयन कहते हैं। और इसमें भी क्या मिलती है? मदद मिलती है। किसकी सहायता से, किससे मदद मिलती है? समष्टि अर्थशास्त्र मिलती है। यानी 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व को लिखिए, उसका उपयोग को लिखिए, एक तरह से क्यों फेमस है, उसका क्या यूज है, क्या प्रॉपर्टी है, उसको लिखिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं, आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। ठीक है, नोट बनाते हुए जाइए, इसी टाइप के आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई मतलब एक तरह से बहुरूपीय क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बड़ा पेपर में एक मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। और कितना क्वेश्चन कवर किए? 12 क्वेश्चन कवर किया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की मान्यता को लिखिए, वैल्यू को लिखिए। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत मैंने बताया, अगर आप फिर भूल गए तो फिर बता रहा हूं। देखिए, परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण किसके स्तर पर किया जाता है? केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर किया जाता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार आय और रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर किया जाता है। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार ऐसा रोजगार होता है, ऐसे रोजगार होते हैं, रोजगार का मतलब समझिए व्यक्ति, पूर्ण रोजगार। ठीक है, ऐसा रोजगार जिसको अपने इच्छा के अनुसार काम मिल जाता है और उसको प्रचलित मजदूरी दी जाती है, मतलब बाजार के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाती है, जो मजदूरी चलता है उसी को कहते हैं पूर्ण रोजगार। यानी इस सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो सकता है। इसी को क्या कहते हैं? परंपरावादी रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसकी मान्यता को लिखिए, इसकी वैल्यू को लिखिए, वो आपको करा 13वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, आय एवं रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। अब पहला मान्यता है वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग की जननी होती है। दूसरा है मजदूरी दर पूर्णतः लोचदार होता है। तीसरा है ब्याज दर पूर्णतः लोचदार होती है। चौथा है वस्तु की कीमत पूर्णतः नम्य होती है। लास्ट 5वां है कि
अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। लास्ट है आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यही हो गया आपका परंपरावादी रोजगार सिद्धांत का मान्यता। ये कितना पॉइंट पर पढ़े? 6 पॉइंट पर पढ़े, ठीक है। इसी तरह से 13वां क्वेश्चन कवर हुआ। अब 14वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्या उपकरण है भाई, उसको बताना। देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण का मतलब समझते कारक यानी युक्ति जो भी। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आय एवं रोजगार नीति। आय एवं रोजगार नीति, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति। ये क्या होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण को मतलब ये क्या है? उपकरण है। आय और रोजगार नीति ये क्या है? उपकरण है। और इसके अंतर्गत सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी सामूहिक मांग कितना है, सामूहिक आपूर्ति कितना है, एक तरह से आय और रोजगार का नीति के अंतर्गत ये पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपकी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति ये क्या है? राजकोषीय नीति क्या है? यानी समष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थव्यवस्था का उपकरण है। और ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकारी बजट हो गया, मजदूरी नीति हो गया, आय एवं निर्यात में नीति हो गया, उत्पादन में नीति हो गया। और मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर। मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर, नकद जमा अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, साख नीति। ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स में 4 उसका भी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। लास्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति, दूसरा पॉइंट है राजकोषीय नीति, तीसरा पॉइंट है आय एवं रोजगार नीति। ये सब क्या है? उपकरण है। कौन सा उपकरण? किसका उपकरण है? समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण है। उपकरण किसको कहते हैं? यंत्र को कहते हैं। जिसके अगर उपकरण के कारण ही मतलब समष्टि अर्थशास्त्र चलता है। अगर ये उपकरण ही नहीं रहेगा तो समष्टि अर्थशास्त्र नहीं चलेगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अगर मेन हाथ पाँव जो ना, हाथ पाँव आँख कान हम लोग का जो है वो क्या है, इसी तरह से हम लोग का मेन क्या है, हाथ पाँव कान जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के वो तरह से मेन है। अगर इसमें से एक भी नहीं रहा तो हम एक तरह से मतलब एक तरह से जिंदगी जीवन जीने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण कौन कौन से है? आय एवं रोजगार नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। इसमें से अगर एक ही भी गायब किए तो समझ जाइए कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में एक तरह से कमी आएगी। उसका मतलब एक तरह से बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। ये 14वां नंबर क्वेश्चन में हम क्या पढ़े? समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको नोट बनाते हुए जाना। उपकरण कौन सा? आय एवं रोजगार नीति, नीति 3 ठो नीति है इसमें, 3 नीति है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। आपको नोट बनाते हुए जाना है। इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे? कम नंबर नहीं है, 5 नंबर है, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये करा कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार मदद करता है? ये एक छोटा भाई है, यानी छोटा भाई बड़ा भाई के लिए किस प्रकार मदद करता है? लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ, छोटा भाई और बड़ा भाई। एग्जाम में जाके छोटा भाई और बड़ा भाई लिखना नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ तो कुछ योगदान करता होगा ना। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुछ न कुछ हेल्प करता हो ना, यानी कुछ न कुछ हेल्प करता है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है ना, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी कुछ महत्व है, कुछ उसका भी इज्जत है, कुछ उसका भी एक तरह से महत्व है, कुछ इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जिस प्रकार व्यक्ति को मिलाकर समाज का गठन होता है, जिस प्रकार व्यक्ति को मिलाकर समाज का गठन होता है और फर्म के संयोजन से उद्योग का रचना होती है। एक फॉर्म को दूसरा फॉर्म से मिला दिए, अब उद्योग की रचना हो गया, यानी एक तरह से फैक्ट्री का रचना हो गया। जैसे आदमी मिलकर एक तरह से व्यक्ति को मिलाकर समाज का गठन होता है, उद्योगों को मिलाकर अर्थव्यवस्था अर्थात समग्र बनता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी समाज में जो होता है, एक आदमी एक अच्छा समाज के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। समाज तो हर एक टाइप का होता है, लेकिन एक अच्छा समाज में हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण आपस में, ठीक है। जैसे अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के आधार पर सामान्य कीमत स्तर का आकलन करते हुए, ठीक है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं का कीमत के आधार पर सामान्य कीमत स्तर का आकलन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, क्या क्यों है महत्वपूर्ण, क्यों है? ये सारे पॉइंट से उसको एक तरह से मदद करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत या आर्थिक उत्पादक इकाइयों के आय के योग से राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक नियोजन के लिए फर्मों या उद्योगों के नियोजन का
जानना अति आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के लिए एक देखिए आपको मैं बताया था कि एक अगर फर्म का अध्ययन किया जाएगा, एक उद्योग का अध्ययन किया जाएगा, एक यूनिट एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन आर्थिक नियोजन करने के लिए तो आप एक यूनिट का तो अध्ययन करना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन किसका सब्जेक्ट है, किसका विषय है, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन आर्थिक नियोजन के लिए फर्म और उद्योग यानी फर्म और उद्योग, एक फर्म और एक उद्योग का मतलब नियोजन करना, ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन इसी का नियोजन का जानना अति आवश्यक है जिस प्रकार, इसलिए आप कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए, इस तरह से आप बता सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे में क्यों महत्व है, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्यों महत्व है। 15वां नंबर क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के समूहों को मापने में आने वाली कठिनाई को लिखिए। समष्टि यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो समूह को मापते हैं उसमें भी तो कुछ कठिनाई होती है, उसको मापने में भी तो कुछ कठिनाई होती है। वही आपको पूछ रहा है कि क्या क्या कठिनाई होती है, वो आप लिखिए। देखिए, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। हर एक प्रकार की, एक तरह से हर एक प्रकार की यानी जो वस्तु होता है उसका उत्पादन किया जाता है, उसका प्रोड्यूस किया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मापन अलग अलग इकाइयों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मापन करने के लिए कोई एक उपयुक्त इकाई नहीं हुए, अतः वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने में केवल मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी केवल मुद्रा की, यानी वस्तु का वैल्यू जो कैसे माप सकते हैं, किसी वस्तु का वैल्यू, किसी सर्विस का वैल्यू, किसी फिर सेवा का वैल्यू आप किसके रूप में मापा जा सकते हैं। मतलब सेवा किसको कहते हैं, यानी डॉक्टरी हो गया, यानी डॉक्टर अगर काम करेंगे मंथली में तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा, यानी एक तरह से मुद्रा के रूप में ही उसको मतलब आंका गया, मापा गया। अब समझिए कि कोई वस्तु अगर बेचा जाए तो उसको मतलब कितना वैल्यू दिया जा सकता है, उसको भी मतलब उसका वैल्यू भी किसके रूप में मापने मतलब मापा गया, मुद्रा के रूप में। मान चलिए कोई वस्तु है उसको 70 रुपया में बेच दिया, वो भी एक आकलन जो किया गया, उसका वैल्यू भी जो आकलन किया गया, उसका मतलब मापन किया गया, किसके रूप में किया गया, मुद्रा के रूप में किया गया। वही बात को आपको कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने के लिए केवल मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र के समूह में मापने में आने वाली एक कठिनाई है, केवल मुद्रा का ही यूज और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मतलब यही एक कठिनाई है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया आज, 16। और 16 के 16 क्या है, इंपॉर्टेंस है। 16 के 16 इंपॉर्टेंस है, टोटल कितना 16 क्वेश्चन कवर किए और 16 के 16 इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। और ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया एग्जाम में ना तो 5 नंबर का आएंगे, कितना 5 नंबर का आएंगे। और 5 नंबर का क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा ना अगर नंबर ज़्यादा है तो आपको वर्ड भी ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, शब्द भी ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वहाँ एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन इतना से इतना शब्दों के बीच दें, वहाँ क्या जो सो मन में शब्द आया उसको आप उतार दिए। अगर पढ़ेंगे जब चेक होगा कॉपी तो उस टाइम पर देखेगा कि अपने मन का वर्ड लिखा हुआ है। आप एक स्टैंडर्ड परिभाषा लिखिए, यानी जो शुद्ध हिंदी मतलब शुद्ध जो है उसको वर्ड को लिखना है, ठीक है। अपने मतलब यानी जो आलतू फालतू वाला वर्ड को मतलब इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में। एक तो सटीक वर्ड का मतलब इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से क्या होगा कि नंबर आने ज़्यादा चांस होते हैं, नंबर आने के ज़्यादा चांस होते हैं। और सटीक आंसर दीजिए, सटीक नंबर आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये सब, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, इग्नोर मत कीजिए। और इस वीडियो में हमें कितना क्वेश्चन कवर किया है, 16 क्वेश्चन कवर किया। और आगे करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर करेंगे, इसलिए आप लोग मतलब रेगुलर बने रहिए। रेगुलर इस वीडियो में इसमें वीडियो लेक्चर आते रहता है, सब वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, कमेंट मत करने में पता नहीं क्या होता है। जो कमेंट नहीं करते आप लोग लाइक करें प्लीज़, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। दोस्तों में शेयर करेंगे तो थोड़ा ग्रो मिलेगा, ग्रो मिलने से अच्छा होगा और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ पाएंगे और हमसे जो पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।